जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो प्रताप ने मुगल सेना का मनोबल तोड़ने के लिए मुगल सेना का मनोबल तोड़ने के लिए अपने हाथी लूणा या पूणा, एक ही नाम है, अलग अलग किताबों में दे रखा है लूणा या पूणा, उसको भेजा और उसका सामना हुआ मुगल हाथी गजमुक्त से। गजमुक्त या गजराज, ये दो अलग अलग हाथी थे, ध्यान रखना, मुगल सेना के हाथी थे गजराज। उनसे हुआ। लूणा मुगल सेना को भगाने वाला ही था कि लूणा पर बैठे महावत को तीर लग गया और वापस लूणा को लौटना पड़ा। तो उसकी जगह पर प्रताप ने अपने सबसे प्रिय हाथी राम प्रसाद को भेजा। किसको भेजा? राम प्रसाद को। राम प्रसाद को मुगल सेना ने घेर कर पकड़ लिया और उसे अकबर के पास लेकर गए। जब राम प्रसाद को देखा तो अकबर के मुंह से अनायास ही निकल गया कि हाथी मुझे पीर की दुआ से मिला, इसलिए उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। इसलिए उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? पीर प्रसाद रख दिया। इस युद्ध में हाथी लड़ रहे थे, इसलिए इसे हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा गया? हाथियों का युद्ध भी कहा गया। तो प्रताप के हाथी कौन थे? लूणा और पूणा और राम प्रसाद। मुगल सेना के हाथी कौन थे? गजमुक्त या गजराज, ये ध्यान रखना नाम इसके। और उसके बाद प्रताप चेतक पर सवार था, मानसिंह मर्दाना हाथी पर सवार था, प्रताप चेतक पर सवार था। प्रताप चेतक पर सवार था। ये प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। इस युद्ध में मानसिंह को खोज रही थी प्रताप की नजर, और ज्यों ही मानसिंह दिखा युद्ध मैदान के अंदर, चेतक मानसिंह की ओर चल पड़ा और अपने स्वामी का इशारा पाते ही चेतक ने छलांग मारकर अपने दोनों पैर मानसिंह के हाथी के सिर पर रख दिए। मानसिंह के हाथी के सिर पर रख दिए। प्रताप ने मानसिंह को मारने के लिए अपने भाले से इतना तेज प्रहार किया, मानसिंह को छुपने के लिए हाथी पर बनी होद का सहारा लेना पड़ा। वो हाथी पर बनी होद में छुप गया, इसलिए वो बच गया। लेकिन मर्दाना हाथी की सूंड में एक जहरीला खंजर लगा हुआ था, जिससे चेतक का पांव कट गया। चेतक का पांव कट गया और घायल चेतक को देख प्रताप को चारों ओर मुगल सेना से गिरा देकर सादड़ी का झाला विदा या झाला मान या मानसिंह। बीएल पनगड़िया इतिहासकार है, बीएल पनगड़िया इतिहासकार बीएल पनगड़िया जाला मान को या जाला मन्ना को जाला विदा के नाम से संबोधित करते हैं। ये ध्यान रखना, जानकारी के लिए बता दूं, जाला विदा के नाम से इतिहासकार बीएल पनगड़िया जो है जाला मन्ना या जाला मान को बीएल जाला विदा के नाम से संबोधित करते हैं। और जाला विदा ने आकर प्रताप से कहा कि अपना छत्र मुझे दे दीजिए और आप यहां से सुरक्षित निकल जाइए, मेवाड़ को आपकी जरूरत है। प्रताप ने वैसा ही किया, अपना मुकुट उतारकर झाला मान को या विदा को दे दिया। ज्यों ही उसने मुकुट धारण किया, विदा और मान को प्रताप समझकर मुगल सेना उस पर टूट पड़ी। वो जाला विदा लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि जहां पर जाला विदा का शव पड़ा था, उसके आसपास 50 मुगल सैनिक भी मरे हुए पड़े थे। प्रताप को सुरक्षित निकालकर चेतक बलीचा गांव पहुंच गया। कहां पहुंच गया? बलीचा। बलीचा गांव कहां पर है? राजसमंद के अंदर। बलीचा गांव कहां है? राजसमंद के अंदर। यहां पहुंच गया। यहां एक नाले को पार करते ही छलांग लगाकर चेतक ने ज्यों ही बलीचा गांव में नाले को पार किया, दूसरी तरफ कूदते ही चेतक के प्राण पंखेरु उड़ गए। चेतक के प्राण पंखेरु उड़ गए।
कहते हैं कि प्रताप कभी इतना दुखी नहीं हुआ था जितना अपना प्रिय और स्वामिभक्त घोड़े चेतक की मृत्यु पर हुआ। वो चेतक का सर अपने गोद में लिए प्रताप की आंखों से जब आंसू आ रहे थे, तब उनको एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी, ओ नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सरदार। जो ही प्रताप ने अपनी गर्दन ऊपर करके देखा तो सामने उनका भाई शक्ति सिंह खड़ा था, जो युद्ध से पहले प्रताप का साथ छोड़कर अकबर की सेवा में चला गया था, लेकिन अपने भाई को वीरतापूर्वक लड़ते देखकर वो वापस लौट आया। दोनों भाई गले मिलते हैं। प्रताप शक्ति सिंह को माफ कर देता है। ये जानकारी हमें संगत सिंह रासो नामक ग्रंथ जो गिरधर आसिया का है उससे मिलती है। दोनों भाइयों का मिलन होता है बलीचा में ही चेतक का स्मारक बना हुआ है। चेतक का स्मारक बना हुआ है बलीचा गांव में, हल्दी घाटी के अंदर चेतक का स्मारक बना हुआ है। ये युद्ध गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अनिर्णायक रहा, क्योंकि अकबर ने जो मानस बना रखा था कि प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, वो इसमें असफल रहा। जिसकी जानकारी उसके एक बात से मिलती है कि वो इस युद्ध में प्रताप को नहीं पकड़ पाने के कारण मान सिंह और आसफ खां पर इतना आग बबूला हुआ कि कुछ दिनों के लिए प्रताप मान सिंह और आसफ खां की ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी मतलब दरबार में आने से वंचित कर दिया कि आप दरबार में नहीं आओगे आप कुछ दिनों तक। इतना गुस्से में हो गया था। लेकिन इस इतिहास में कुछ बातें रोचकता भी लाती हैं। जैसे अकबर के मन में एक बात थी कि चित्तौड़ जीतना, कि भूख ना मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। मन में था चित्तौड़ जीतना अकबर की, लेकिन वो जीत नहीं पाया। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। क्या कहा? खमनोर। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। आसफ खां ने इसे जिहाद का युद्ध कहा है, यानी एक धर्म युद्ध का है। इसका एक वक्तव्य से पता चलता है कि ये वास्तव में जिहाद का युद्ध था, क्योंकि एक तरफ मान सिंह के राजपूत लड़ रहे थे इस युद्ध में, तो एक तरफ महाराणा प्रताप के राजपूत लड़ रहे थे। बदायूं ये बात ये समझ नहीं पा रहा था कि मुगल सेना के राजपूत कौन है और प्रताप की सेना के राजपूत कौन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो आसफ खां से जाकर पूछता है कि ये क्या समस्या है, अब मैं किसके ऊपर बाण चलाऊं, ये कौन, पता नहीं अपन का ही राजपूत मारा जाए। तब आसफ खान ने कहा कि आप बाण चलाए जाओ, मरेगा तो काफिर। क्या आप बाण चलाओ, मरेगा तो राजपूत ही मरेगा, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। इससे पता चलता है कि एक जिहाद का युद्ध भी था ये। डॉक्टर ओझा हल्दी घाटी के युद्ध को गांवों का युद्ध कहा है। डॉक्टर ओझा ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? गांवों का युद्ध। और कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली कहा है। क्या कहा है उसे? थर्मोपोली कहा है। ये सारी बातें, और एक दो बातें और ध्यान रखना कि एकमात्र हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन था? तो वो था बदायूनी। हल्दी घाटी के युद्ध का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार था। लड़ तो रहा था अकबर की ओर से, लेकिन इन्होंने निष्पक्ष रूप से लिखने का काम किया है। बदायूनी एकमात्र ऐसा इतिहासकार था हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों की खून से अपनी दाढ़ी को रंगने का काम किया है। तो ये भी इसके बारे में ध्यान रखना आप। उसके बाद जब ये अनिर्णित युद्ध रहा है, उसके बाद प्रताप को
पकड़ने के लिए अकबर स्वयं 1577 में आता है, असफल रहता है। फिर जून 1577 से 1579 तक अपने मीर बख्शी शहबाज खां के नेतृत्व में शहबाज खां 3 अभियान करता है। ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि शहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने कितने अभियान किए मेवाड़ के ऊपर, तो 3 अभियान किए थे। इसी दौरान 1578 में अजय दुर्ग कुंभलगढ़, जिसको कोई नहीं जीत पाया आज तक, इसलिए उसे अजय दुर्ग भी कहते हैं, लेकिन 1578 के अंदर शहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता। कुंभलगढ़ के इस युद्ध को कर्नल टोड ने सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहते हैं। सार्वभौमिक स्थल का युद्ध, सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहते हैं। उसके बाद जो बात आती है हमारे सामने 1582 दिवेर का युद्ध, यानी दिवेर एक मुगल चौकी या मुगल ठिकाना था जहां पर अकबर का चाचा सुल्तान खां और प्रताप के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में प्रताप की सेना विजय हुई। और इस युद्ध के बाद कुंभलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर प्रताप संपूर्ण मेवाड़ पर फिर से अधिकार कर लेता है। इसलिए दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन या राजस्थान का मैराथन कहते हैं। 1584 में अकबर प्रताप को पकड़ने के लिए अपना अंतिम अभियान जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में करता है। यह भी असफल रहता है। जगन्नाथ कछावा की मृत्यु मांडलगढ़ में हो जाती है। मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। 1585 में लोणा चामुंडिया को पराजित कर प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी चावंड को बनाई। चावंड जो 85 से अगले 28 साल तक रही थी। 85 से लेकर अगले 28 साल तक प्रताप की राजधानी कौन सी रही थी? चावंड रही। कुंभलगढ़ के यानी 1578 कुंभलगढ़ युद्ध के बाद जब महाराणा प्रताप चूलिया नामक स्थान पर थे, तो चूलिया चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यहीं पर पाली के भामाशाह अपने भाई ताराचंद के साथ आकर अपनी सारी संपत्ति प्रताप के कदमों में रख देते हैं। उसी संपत्ति से प्रताप 25 साल तक अपनी सेना का भरण पोषण भी करते हैं। 1578 शहबाज खां के नेतृत्व में 3 अभियान होते हैं। मतलब जून 77 से लेकर लास्ट 1579 तक शहबाज खां के नेतृत्व में प्रताप को पकड़ने के लिए 3 अभियान होते हैं, ठीक है ना। और 78 में होता है कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ के युद्ध को कर्नल टोड ने सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है। क्या कहा है? सार्वभौमिक स्थल का युद्ध। और इस युद्ध के बाद प्रताप चूलिया नामक स्थान पर आ जाते हैं। यहीं पर पाली के भामाशाह और उसका भाई ताराचंद प्रताप से मुलाकात करते हैं और अपनी सारी संपत्ति प्रताप को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि प्रताप इसी संपत्ति से अपनी सेना का पुनर्निर्माण करता है और अगले 25 साल तक अपनी सेना का भरण पोषण भी करता है। और उसके बाद दिवेर का युद्ध जो मेवाड़ का मैराथन कहलाते हैं, इस युद्ध में प्रताप ने अकबर के चाचा सुल्तान खां को पराजित किया
और कुंभलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर फिर से अधिकार कर लिया। कर्नल टूट इसे मेवाड़ का मैराथन या राजस्थान का मैराथन कहते हैं। 1584-85 में 85 में जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में प्रताप को पकड़ने के लिए अकबर का अंतिम अभियान होता है, क्योंकि उसके बाद 1585 में अकबर ने अपनी नई राजधानी लाहौर को बना दी थी, वो उस तरफ बिजी हो गया था, इसलिए उसने मेवाड़ को छोड़ दिया। 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित कर प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो अगले 28 साल तक चावंड प्रताप की राजधानी रही थी। और चावंड का एक प्रसिद्ध चित्रकार था नसीरुद्दीन या निसारदी। चावंड का प्रसिद्ध चित्रकार था नसीरुद्दीन या निसारदी। 19 जनवरी 1597 57 वर्ष की आयु में जब प्रताप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उसी समय उनकी सिर पर चोट लग गई और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में प्रताप की मृत्यु हो गई। जब इसका समाचार अकबर के पास पहुंचा, अकबर भी दुखी हुआ। अकबर ने भी अपनी आंखों से आंसू टपकाए, जिसके बारे में अकबर का दरबारी कवि दुर्सा आडा कहता है, अस लेगो अड़दाग पाग लेगो अड़नामी गो अड़ा गौड़ाई जिको वे तो दुर्वामी नवरोजा ना गयो जको हेट जेठ नवली। यानी अकबर ने उसकी मृत्यु पर आंसू बहाए और कहा कि तू बहुत महान है, तू कभी मुगल दरबार में नहीं आया, न ही कभी अपने घोड़े पर शाही दाग लगने दिया, ना ही कभी अपनी पगड़ी को झुकने दिया। प्रताप तू बहुत महान है। प्रताप की मृत्यु के बाद बांडोली उदयपुर के अंदर प्रताप की 8 खंभों की एक छतरी बनी हुई है। प्रताप की 8 खंभों की छतरी, एग्जाम में कई बार पूछा कि प्रताप की छतरी कहां पर है? बांडोली उदयपुर, जो 8 खंभों की है। मृत्यु कब हुई? तो 19 जनवरी 1597। और अकबर भी उसकी मृत्यु पर आंसू बहाए थे। जिसको कौन बता रहा है? अकबर का दरबारी कवि दुर्साडा। दुर्साडा की 2 अच्छी रचनाएं हैं, विरुद्ध छतरी और कीर्तार बावनो। विरुद्ध छतरी और कीर्तार बावनो, जिसमें महाराणा प्रताप के विरुद्ध छतरी के अंदर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन मिलता है। कीर्तार बावनों के अंदर उस समय की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अमृतसर की रचना की थी जीवादर ने। और प्रताप का दरबारी कविता चक्रपाणी मिश्र, जिसने संस्कृत भाषा में राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ की रचना की थी। भामाशाह के भाई ताराचंद की प्रेरणा से 1595 में हेमचंद्र सूरी द्वारा गोरा बादल कथा और पद्मिनी चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना की गई थी। कोलियारी गांव में कमलनाथ पर्वत के निकट प्रताप ने कोलियारी गांव में कमलनाथ पर्वत के निकट प्रताप ने आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी भी बनाया था। आवरगढ़, ये ध्यान रखना, आवरगढ़ भी प्रताप की अस्थायी राजधानी रही थी। लेकिन प्रताप के जीवन चरित्र की अगर बात करें, शील स्त्री का सम्मान करना, प्रताप कभी निहत्थे पर वार नहीं करते थे, इसलिए अपने साथ वो 2 तलवारें रखते थे। युद्ध मैदान में अगर शत्रु निहत्था हो जाता था तो अपनी एक तलवार उसको भी दे देते थे, फिर वो युद्ध करते थे। 1581 के अंदर जिस समय अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में प्रताप को पकड़ने के लिए अभियान किया था अकबर ने, तो अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका पूरा परिवार था, जो शेरपुर अलवर, शेरपुर कहां पर है? अलवर में, यहां पर रुका था, जिसकी जानकारी प्रताप के पुत्र अमर सिंह को मिली। तो अमर सिंह ने शेरपुर पर हमला करके अब्दुल रहीम खान खाना के बच्चों और स्त्रियों को बंधक बना लिया था। जब इस बात की जानकारी प्रताप को मिली, प्रताप ने अमर सिंह को फटकार लगाई और कहा कि ससम्मान अब्दुल रहीम खान खाना की स्त्री और बच्चों को ससम्मान वापस लौटा कर आए। ऐसा था हमारा महाराणा प्रताप। कन्हैयालाल सेठिया की एक बात ध्यान रखना,
माइड थारो पूत कटे, वो मेवाड़ एकलिंग जी दीवान कटे। बाड़मेर में कार्यरत बीकानेर के कवि है छेलुदान छेल या चारण। वो ये कहते हैं कि जेवन तारा जायोड़ा री मने याद गणेरी आवे। ये कई चारण कवि प्रताप के जीवन चरित्र की बात बताते हैं। और ये भी साथ ध्यान रखना, प्रताप हमेशा ये कहते हैं कि हूँ भूख मरू में प्यास मरू पर मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं गौर उजाड़ जंगलों में भटकू पर मन में भारत रही, या मन में मेवाड़ दरारी आस रहे। ये बातें प्रताप के जीवन चरित्र को और भी ज्यादा गौरवान्वित कर देती हैं। ये था अपन का महाराणा प्रताप। पूर्ण अलग अलग किताबों का मूल रस लेकर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। प्रताप के बारे में मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ने के बाद आपको कोई और पढ़ने की जरूरत रहेगी। कभी ना भूलने वाली बातें मैंने आपको प्रताप की संबंधित बताई हैं। आप NS ऑनलाइन स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो और रोचक तथ्यों के साथ आपको पेश करें। हमारा यही कर्तव्य है कि आम जनता तक, आम विद्यार्थी तक, प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी वीडियो पहुंचे। कैसा लगा प्रताप, आप कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।